नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। हम इस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित सवालों को आप हल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और बॉयलर से संबंधित सवाल सॉल्व करा दिए हैं। इसी क्रम में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन से संबंधित सवालों को। थ्योरी ऑफ मशीन में भी मैंने आपको प्लेनर मैकेनिज्म, गियर एंड गियर ट्रेन्स और इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे सवालों को कई सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ फ्लाई व्हील से संबंधित सवालों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो ठीक फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। यदि आप इससे पहले की क्वेश्चन सीरीज़ भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप इसके पहले की क्वेश्चन सीरीज़ सारी देख सकते हैं, जो कि मैंने QS1 QS2 इस क्रम में लिख रखी है। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैंने विस्तार से लेक्चर्स दिए हैं, उसके लेक्चर की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्लाई व्हील संबंधित सवालों का सबसे पहला सवाल है, इन आ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन द टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक इज। मतलब कि जो आईसी इंजन होता है उसमें टर्निंग मोमेंट जो कंप्रेशन स्ट्रोक के समय किसका होगा? पॉजिटिव थ्रू आउट, नेगेटिव थ्रू आउट, पॉजिटिव ड्यूरिंग मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक, नेगेटिव ड्यूरिंग मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैं बना देता हूँ आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूँ 4 स्ट्रोक इंजन का। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम में बना दे रहा हूँ। टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखिए कैसा होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम पे क्या होता है, हम लोग जो एक एक्सिस होती है इस पर टर्निंग मोमेंट टी मतलब टार्क को ले लेते हैं। टर्निंग मोमेंट को ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहा जाता है। और दूसरे पे हम लोग क्रैंक एंगल थीटा ले लेते हैं, मतलब क्रैंक कितना घूमा है उसको ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, एक जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक से मिलकर मतलब कंप्लीट होता है। उसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। एक होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो देखिए जो सक्शन होता है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, वो 0 से लेकर के ये पाई डिग्री मतलब 180 डिग्री तक होता सक्शन होता है, ठीक। उसके बाद 2 पाई डिग्री तक जो होता है, 2 पाई डिग्री तक होता है आपका क्या होगा, 2 पाई डिग्री तक कंप्रेशन होगा। और फिर उसके बाद 3 पाई डिग्री तक आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और 4 पाई डिग्री तक क्या हो जाएगा, आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, चार पार्ट में हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए जब सक्शन हो रहा होगा तो उसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पहले नेगेटिव जाएगा उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। पहले नेगेटिव जाता है उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। मैं थोड़ा ऊपर बना लेता ताकि आपको ज़्यादा साफ दिखाई देता रहे, ठीक। तो जो पहले टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है सक्शन स्ट्रोक के समय वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ 0 पाई है। अगर सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पहले टर्निंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होगा उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। ओके, तो ये होता था सक्शन स्ट्रोक। किस पार्ट के लिए है, ये सक्शन स्ट्रोक के लिए। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में थ्रू आउट क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम पूरा पूरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। किसमें, कंप्रेशन स्ट्रोक में पूरा पूरा नेगेटिव हो जाता है। और एक्सपेंशन स्ट्रोक में पूरा पूरा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू बहुत अधिक तक आती है। क्यों, क्योंकि यही हमारा एनर्जी स्ट्रोक है, यहीं पर हमको एनर्जी प्राप्त होती है जो मैक्सिमम होती है, ठीक। तो ये क्या हो गया अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक, ठीक। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पहले नेगेटिव होता है फिर उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। फिर यही साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यही क्रम चलता रहता है। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ये है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू का क्या पूछा है, कंप्रेशन स्ट्रोक पूछा है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसमें आप देख रहे हैं थ्रू आउट कैसा है, नेगेटिव है। थ्रू आउट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। और ये क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन में थ्रू आउट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कंप्रेशन में थ्रू आउट नेगेटिव होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, और एक्सपेंशन में थ्रू आउट पॉजिटिव होता है। और सक्शन और एग्जॉस्ट के समय क्या होगा, सक्शन और एग्जॉस्ट के समय दो टर्निंग मोमेंट डायग्राम पहले नेगेटिव होता है उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो यही क्रम लगातार बार बार रोटेट होता रहता है। तो ये आपको ये होता है, ये समझ जाइए, ये है आईसी इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल का हमने टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाकर आपको दिखा दिया है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा थ्रू आउट नेगेटिव। क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा बी, थ्रू आउट नेगेटिव आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, लिमिट ऑफ पेरिफेरल स्पीड, लिमिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड वेट ऑफ द रिम। ठीक, ये दिए हैं, 4 चीज़ें दी हैं। इसमें बताया विच ऑफ दिस पैरामीटर आर यूज इन कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का डायमीटर मतलब चूज़ करने के लिए, इसमें तय करने के लिए इनमें इसमें से किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखिए क्या क्या सीधा सीधा ऐसा समझिए कि हमको इसमें क्या पूछा गया है कि जो डायमीटर किसी चीज़ का तय करना है, मतलब इस फ्लाई व्हील का, तो कैसे तय करेंगे। तो देखिए डायमीटर जो फ्लाई व्हील का होता है वो तय होता है उसके मास से। किस पे डिपेंड करेगा, उसका मास। मतलब हम देखिए कोई भी फ्लाई व्हील जो है उसका हमारे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका यम के स्क्वायर, मतलब उसका इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा वो फ्लाई व्हील उतना ही कारगर होगा, यानी उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, सब रेडियस ऑफ गायरेशन उसका डिज़ाइन है, और दूसरा क्या है, किस पर डिपेंड क्या है, एम के स्क्वायर, के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन जो डिपेंड करेगा उसके डिज़ाइन पर, और यम क्या है उसका मास होता है। ठीक, तो यम उसका मास पर डिपेंड करेगा। तो देखिए मास क्या होगा, मास डिपेंड करेगा उसके वॉल्यूम पे और उसकी डेंसिटी पे। तो देखिए जो डेंसिटी होगी, जो मतलब जो भी मटेरियल हम लोग चूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी पे, तो वो डेंसिटी जो होती है फ्लाई व्हील, वो उसके लिए हम लोग को मैक्सिमम जो स्पीड जिस स्पीड पर जाती है उसी के अनुसार हमको उसका मटेरियल चूज़ करना पड़ता है फ्लाई व्हील का। तो कुछ ऐसे समझिए कि जो वेलोसिटी होती है फ्लाई व्हील की, लीनियर वेलोसिटी मतलब v, वो होती है अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो के, सिग्मा अपॉन रो के होती है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें इससे एक ना क्वेश्चन जरूर बना के पूछ लिया जाता है। v क्या है, लीनियर स्पीड है। ठीक है, मतलब जो भी मतलब फ्लाई व्हील घूम रही है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, अगर उसको v से दर्शाएं तो ये इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा बाई रो। तो ठीक, तो सिग्मा और रो दोनों अंडर रूट में है। तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि, और ये रो क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लाई व्हील के मटेरियल की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लाई व्हील के मटेरियल, रिम जो है बना होता है, मेन उसका रिम ही होता है। ठीक, रिम की जो डेंसिटी है वो होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या डिपेंड कर रही है, मतलब अगर हमको फ्लाई व्हील को डिज़ाइन करना है तो उन्होंने पूछा है कि फ्लाई व्हील का डायमीटर तय करने के लिए कौन कौन से इसमें कौन कौन से फैक्टर इसमें ध्यान देंगे, मतलब ध्यान देना होगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला है लिमिट ऑफ पेरिफेरल स्पीड। ठीक, तो इन्होंने कहा बिल्कुल हमको लिमिट को उसकी पेरिफेरल स्पीड की तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो भी मटेरियल चूज़ करेंगे उसकी डेंसिटी के अनुसार ही वी डिसाइड होगा। अगर वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लाई व्हील वहीं फेल कर जाएगा। तो पहला, हाँ, हमको पहली चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा लिमिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि वी इक्वल टू क्या है, अंडर रूट सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। तो सिग्मा का भी ध्यान रखना है। तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो क्या इसमें कोफिशिएंट का कोई ध्यान रखना है, इसमें इस फार्मूले में कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, जब तो हम लोग इसका डायमीटर जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं व्हील का, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का कोई भी रोल नहीं आता है, इसीलिए हमको तीसरा क्या है, गलत हो जाएगा, मतलब इसका डायमीटर उसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक, चौथा क्या, वेट ऑफ द रिम। सीधी सीधी बात है कि हमको अगर मास का ध्यान रखना है तो वे उसमें जी का मल्टीप्लाई होगा, वेट भी हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। तो मतलब हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, 1, 2 एंड 4 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, देखिए क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील में सबसे ज़्यादा जो वर्ड आता है वही होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसलिए हम लोग को लगता है कि किसी सवाल को फ्लाई व्हील को अगर डिज़ाइन करना हो तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द
टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन शोन इन द फिगर बिलो। स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, एक दिया रेसिप्रोकेटिंग इंजन का इन्होंने दे रखा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है इसमें से कौन कौन से क्या है निम्नलिखित 4 कथन दिए, इन 4 कथनों में से कौन कौन से सही है। तो सबसे पहले दिया है इट इज अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। तो देखिए हमने अभी आपको 4 स्ट्रोक आईसी इंजन बना के बताया था, तो उसमें बताया था 0 से लेकर 80 तक क्या है, ये सक्शन स्ट्रोक है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव। फिर जी इधर से लेके था कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा नेगेटिव, फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक है, फिर ये क्या है एग्जॉस्ट है। देखिए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह बना है, बस हमने क्या ना हमने पूरा कर्व क्या है स्मूथ इस तरह से बनाते हुए बना दिया था, इन्होंने थोड़ा सा उसमें इस प्रकार से कर दिया है, डिज़ाइन कर दिया, मतलब थोड़ा सा उसमें कर्वेचर आ गया है। तो वो क्या होता है बीच बीच में इम्प्योरिटीज, मतलब जो अगर फ्रिक्शन जो है परफेक्टली स्मूथ मतलब नहीं हो रहा है प्रोसेस, तब क्या हो जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा कर्वेचर आ जाता है। तो हाँ ये पहला कथन सही है कि इट इज़ अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। देखिए 1 किस किस में है, ए में है, डी बी में है और डी में है, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, सी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 उसमें नहीं दिया है। दूसरा कथन दिया है द कंप्रेशन स्ट्रोक इज 0 to 180। क्या 0 to 180 क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक है ना, 0 to 180 तो सक्शन स्ट्रोक है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो जब दूसरा कथन गलत हो गया तो जिसमें 2 है उसको हटा दीजिए, तो अपना ए भी हट जाएगा और बी भी हट जाएगा, ए भी हट गया बी भी हट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी हो गया। सीधे सीधे यही हमारा आंसर क्लियर हो गया डी। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, तो इन्होंने 1, 3 और 4, तो क्या तीसरा सही है कि नहीं, तो देखिए जैसे आंसर यही है तो सही है। देखिए इन्होंने कहा है मीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज 580 पाई न्यूटन मीटर। तो देखिए मीन इन्होंने कहा मीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम, मीन टर्निंग मोमेंट टीएम निकालना है। तो मीन टर्निंग मोमेंट होता क्या है, मीन टर्निंग मोमेंट होता है जो टर्निंग मोमेंट है, ठीक है, मतलब नेट टर्निंग मोमेंट है डिवाइडेड बाय एंगल टर्न, मतलब कितना एंगल टर्न किया है। तो देखिए मीन पहले निकाल देंगे, देखिए नीचे वाला क्या है -5 में है, -5, ठीक। पहले मतलब देखिए टोटल टार्क डिवाइडेड बाय द एंगल टर्न, तो टोटल टार्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल टार्क पहले देखिए कैसे निकाल लेते हैं, इसके लिए पहले ठीक टोटल टार्क देखिए कैसे निकाल। टोटल एरिया कितना देखिए नीचे -5 है, ठीक, ऊपर क्या है +1 है, फिर माइनस नीचे -2 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर +25 हो जाएगा, ठीक, फिर -0.8 और +0.5, ठीक ये हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल एरिया आपका हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह से मिलाकर नेट एरिया आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि ये जो एरिया दिया है किसमें दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 न्यूटन मीटर, तो इसमें 100 न्यूटन मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करते 100 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका टोटल टार्क। टोटल टार्क इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल टर्न, तो कितना एंगल चला है 720, इसको मतलब कितना एंगल चला है 4 पाई एंगल चला है। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका मीन टार्क आ जाएगा। तो मीन टार्क हो जाएगा आपका ऊपर का पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 580 आएगा आपका, और नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 पाई, ठीक सॉरी इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर जो आपका आना है वो आ जाएगा 580 भागे पाई हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो मतलब ये 580 बाई पाई ये इसका मीन टार्क है। तो देख लें क्या यही दिया हुआ है, हाँ 580 बाई पाई दिया हो, तो तीसरा कथन भी सही है। चौथा इट इज़ अ मल्टी सिलेंडर इंजन, तो ध्यान रखिए क्या सिंगल सिलेंडर इंजन हो या मल्टी सिलेंडर इंजन हो, दोनों का जो होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम सेम आता है, ठीक। बस उसका एंगल क्या है बदल जाते हैं, तो ढेर सारे एंगल एक दूसरे पर सब वो हो जाते हैं, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर मैनिपुलेट कर देते हैं बस, लेकिन जो फाइनल आता है वो सेम ही आता है। तो चौथा का कथन भी आपका सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी E1 EF ड्यूरिंग ए साइकिल फॉर ए फ्लाई व्हील इज। इन्होंने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन्होंने पूछा है, EF या फिर इन्होंने नाम दिया है अपनी तरफ से ड्यूरिंग अ फ्लाई, ठीक, ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ फ्लाई व्हील इज। इन्होंने ढेर सारे फार्मूले दिए, इसी फार्मूले में से कोई एक चूज़ करना है। वेयर आई इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, वी ओमेगा इक्वल एवरेज रोटेशनल स्पीड, के ई कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ
स्पीड। तो देखिए पहले मैं आपको इन सभी की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर बता दूंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए कैसे होता है, क्या है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मतलब देखिए मान लीजिए जब फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा होता है तो जब टर्निंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम पहुंच जाती है। तो मान लीजिए उसका आरपीएम जो वेलोसिटी आरपीएम है वो एन मैक्स हो जाता है, और जब टर्निंग मोमेंट डायग्राम एकदम नेगेटिव पे पहुंचता है तब उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है। तो मान लीजिए वो एन मिन है, तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कही जाएगी वो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कही जाएगी एन मैक्स माइनस एन मिन, मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहा जाता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या कहा होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये सारे फार्मूले याद रख कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अगर हम सी एस से दर्शाएं तो ये हो जाता है एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय एन मीन, MEAN मीन मतलब दोनों का एवरेज, एन मीन मतलब या एन एवरेज कह दीजिए, एन मीन मतलब होता है एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो क्या है, एन मैक्स माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय एन मीन। ठीक, तो एन मीन की वैल्यू क्या होती है, एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस, STADNISS, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का रेसिप्रोकल होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन मीन डिवाइडेड बाय एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया। अब इन्होंने पूछा क्या इन्होंने पूछा है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखिए क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, उसी प्रकार फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई मिन, ई मैक्स माइनस ई मिन। ठीक, देखिए जो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फ्लाई व्हील की एनर्जी का फार्मूला होता है आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक, मतलब वही 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ई मैक्स निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, 1/2 आई, देखिए आई तो चेंज होगा नहीं फ्लाई व्हील का, किसी फिक्स फ्लाई व्हील का आई सेम होता है, इन तो मैक्स के लिए ओमेगा मैक्स का स्क्वायर ले लेंगे और आई ई मिन के लिए 1/2 आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, और दोनों का अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकल आएगा। ठीक, और देखिए इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कई तरीके हो जाते हैं, तो देखिए एक ही फार्मूला कई तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को क्या हो जाएगा, 1/2 आई दोनों का सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आप एक फार्मूला हो गया डेल्टा ई का, मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का एक फार्मूला हो गया 1/2 आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आई, वैसे ही लिख दीजिए। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन इंटू ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, एक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर इसमें हम लोग क्या करें, ये हो गया आई मैक्स ओमेगा आई मीन। ठीक, इस तरह से। अब देखिए अगर हम दोनों ओमेगा मीन का डिवाइड कर दें, ओमेगा मीन ये इसमें डिवाइड कर दिया और इधर पे ओमेगा मीन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है, देखिए ये जो आपका ये जो आपका हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 आई सी एस। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इंटू ये आपका हो जाएगा ओमेगा मीन इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा
मिनिमम। ठीक, तो इस तरह से एक लिख सकते हैं। और दूसरा एक और लिख सकते हैं, क्या, दूसरा एक और इसका फार्मूला लिखा जा सकता है कि देखिए डेल्टा ई जो है ये हो जाएगा 1/2 आई, वही है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस के रूप में लिखें। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 को हमने 19 के नीचे लिख दिया, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 लिख दीजिए। और ये हो जाएगा ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन। ठीक, तो ये इसका जो फार्मूला फाइनली आपका आ जाता है, और डेल्टा ई ये इक्वल हो जाता है आई ओमेगा मीन का स्क्वायर इंटू सी एस। ठीक, तो इस तरह से कई फार्मूले इसके बन जाते हैं। ठीक, तो इसी फार्मूले जो हमने अभी चौथा आपको बताया कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाती है, आई इंटू ओमेगा मीन का स्क्वायर इंटू सी एस, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इन्हीं को इन्होंने आई के एस लिखा रखा है। तो जो आपका चौथा आंसर डी है, यही आपका आंसर हो जा रहा है। यही फार्मूला उन्होंने पूछा है। बाकी फार्मूले देखिए, इन्होंने कहा आई ओमेगा मैक्स माइनस, तो इसमें 1/2 का अभाव है, 1/2 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा में 1/2 आई ओमेगा एवरेज तो लिखा, लेकिन इन्होंने दोनों में स्क्वायर भी लगा दिया, दोनों में उसका स्क्वायर नहीं आता है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा इन्होंने 1/2 आई कि देखो अब एवरेज के फॉर्म में लिखा है, तो उसमें 1/2 नहीं आता है, तो ये भी फार्मूला गलत है। तो आपको चौथा फार्मूला डी है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है सीधा सीधा कि ई मैक्स जो होता है, ई मैक्स उसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा मीन का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, अगर मीन एवरेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर मैक्स और मिन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यही हो जाता है 1/2 आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मीन का स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। तो ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ, है वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। हाँ, what is the value of the radius of gyration of disc type flywheel as compared to rim type flywheel for the same diameter। एक ही डायमीटर की आपको एक सॉलिड, उन्होंने कहा डिस्क टाइप फ्लाईव्हील दिया है। डिस्क टाइप फ्लाईव्हील मतलब सिंपल एक डिस्क है, वही दिया है। कंपेयर टू रिम टाइप देखिए डिस्क टाइप में बस ऐसे सर्कुलर डिस्क होगी, उसमें ऐसे शिफ्ट शाफ्ट के साथ जुड़ी होगी। रिम टाइप में क्या है, पूरी रिम होगी, फिर रिम को क्या है स्प्रॉकेट या फिर उसकी किसी सहायता से, स्पोक्स की सहायता से उसको जोड़ा जाता है। ठीक, तो इन दोनों का इन्होंने पूछा है कि कंपेयर करेंगे तो इनके रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील एज कंपेयर टू द रिम टाइप फ्लाईव्हील इज। तो दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन इन्होंने पूछा है। तो देखिए जो सॉलिड फ्लाईव्हील होती है या क्या कहते हैं कि या डिस्क टाइप फ्लाईव्हील होती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड टाइप का, वो होता है यम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको हम कंपेयर करें यम के स्क्वायर से, मतलब तो इसके रेडियस ऑफ गायरेशन क्या निकलेगा, इसका के इक्वल टू हो जाएगा r√2। तो सॉलिड फ्लाईव्हील या कहें कि किसी डिस्क का जो के की वैल्यू क्या होती है, वो हो जाती है r√2 हो जाती है। और अगर हम इसी को किसी रिम वाले फ्लाईव्हील के, रिम वाला फ्लाईव्हील अगर हो, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है यम आर स्क्वायर होती है। तो अगर हम इसकी तुलना यम के स्क्वायर से करें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, आर होती है। तो हम दोनों केस में देख सकते हैं। तो सॉलिड टाइप फ्लाईव्हील जो है, सॉलिड टाइप फ्लाईव्हील, उसमें के की वैल्यू क्या आ गई, उसके जो सॉलिड टाइप जो फ्लाईव्हील है उसके लिए के की वैल्यू जो आ गई है वो हो गई है r√2 हो गई है। जबकि जो रिम टाइप फ्लाईव्हील है उसके लिए के की वैल्यू कितनी हो जाती है, उसके लिए के की वैल्यू सिंपली r हो जाती है। तो दोनों कंपेयर करना है, तो दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आंसर 1/√2। ठीक, तो यही इन्होंने पूछा है, उसको कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा।
तो मतलब कि जो सॉलिड व्हील का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो क्या होता है, रिम टाइप जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है उसका 1/√2 होता है। मतलब सीधे सीधे समझिए कि जो सॉलिड टाइप का फ्लाई व्हील होगा उसका आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जबकि जो रिम टाइप है उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोग हमेशा रिम टाइप फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाई व्हील जनरली एम्प्लॉयड। निम्नलिखित में किस मशीन में फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है। देखिए सीधा सीधा समझिए कि फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है ऐसी मशीनों में क्या है जहाँ वर्क जो है इंटरमिटेंट होता है। मतलब कि हमको पूरे साइकिल के दौरान वर्क की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरे साइकिल के दौरान हमको उसमें वर्क नहीं देना है, बीच बीच में हमको वर्क लेना है, बीच बीच में नहीं लेना। तो जब इंटरमिटेंट वर्क होता है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग फ्लाई व्हील का यूज़ करेंगे। तो फ्लाई व्हील का उपयोग जहाँ सामान्यतः किया जाता है पंचिंग मशीन में किया जाता है, शेयरिंग मशीन में किया जाता है, रिवेटिंग मशीन में किया जाता है, तो मतलब और ठीक सिलाई मशीन में किया जाता है। तो इन सभी में जो क्या है फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लेथ में क्या है वर्क कंटिन्यूअस है, तो इसमें फ्लाई व्हील की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लाई व्हील की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, गियर बॉक्स में देखिए जो वर्क है उसमें गियर किस माध्यम से किया जाता है, तो उसमें जो शाफ्ट होती है प्रोपेलर शाफ्ट उससे हम लोग कंटिन्यूअस वर्क मिलता है, तो उसमें वहाँ भी हमको फ्लाई व्हील जरूरत नहीं होती है। बचता है पंचिंग मशीन, तो हमारा आंसर क्या है पंचिंग मशीन। तो और भी चीज़ें याद कर लीजिए, शेयरिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, इन जगहों पर भी हमको क्या है फ्लाई व्हील की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल cylinder double acting steam engine is consist of positive and negative loops above and below the average line. For the positive loop, the ratio of the speed of the flywheel at the beginning and end of which of the following। तो देखिए इसमें ऊपर किया किस चीज़ का टर्निंग मोमेंट डायग्राम, किस चीज़ का टर्निंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, ये चीज़ भूल जाइए। पहले जो ये चीज़ें यहाँ समझ लीजिए कि जब भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम अगर जिस जगह पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव जहाँ पे समाप्त होगा, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव क्या होता है, जब स्पीड क्या एकदम मिनिमम जगह पर होती है, ठीक, तो उस जगह पे यहाँ पे स्पीड मिनिमम होती है। जहाँ पे टर्निंग का पॉजिटिव पार्ट खत्म होता है यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक, और जब पॉजिटिव टार्क जहाँ तक हमको मिलता रहता है वहाँ तक स्पीड बढ़ती जाती है, और जब जैसे पॉजिटिव टार्क समाप्त होता है यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होती है। सीधे सीधे से समझिए कि जब हमको टर्निंग मोमेंट डायग्राम ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम कम होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए पॉजिटिव लूप जब अगर है, मतलब किसी टर्निंग मोमेंट डायग्राम का पॉजिटिव लूप है तो सीधे सीधे याद रखिए पॉजिटिव लूप से पहले जो स्पीड होती है वो कम होती है, मतलब वो स्पीड क्या होती है, लेस होती है, और जो पॉजिटिव लूप के बाद जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब मोर होती है। तो इन्होंने सीधा सीधा पूछा है क्वेश्चन में फॉर द पॉजिटिव लूप के लिए पूछा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिगिनिंग में और एंड में उनका रेशियो क्या होगा। ठीक, मतलब ये बिगिनिंग में बिगिनिंग पॉजिटिव लूप के शुरुआत में डिवाइडेड बाय n आफ्टर पॉजिटिव लूप के बाद। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव लूप से पहले क्या स्पीड क्या होती है, कम होती है, और पॉजिटिव लूप के बाद स्पीड क्या है, ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा लेस देन 1 होगा, है ना। ठीक है, कम से ज़्यादा का रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा है लेस देन यूनिटी या लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यही नेगेटिव लूप के बाद ये पूछता तो ये क्या हो जाता, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी पॉजिटिव लूप के पहले जो होती है स्पीड कम होती है और पॉजिटिव लूप के बाद स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेगेटिव लूप के पहले स्पीड ज़्यादा होती है और नेगेटिव लूप के बाद स्पीड कम हो जाती है। ठीक, तो देखिए ऊपर जो इन्होंने इतना सारा लिखा था कि ये इसका डायग्राम, इसका तो मतलब नहीं था हमारा सीधा सीधा मतलब था कि पॉजिटिव लूप कि क्या पूछा है सीधे उन्होंने। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग 4 डिज़ाइंस ऑफ फ्लाईव्हील गिवन मास यम की वैल्यू इन्होंने दी है एंड एक्सटर्नल डायमीटर डी की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है। विच ऑन ऑफ इट्स हाईएस्ट स्टोर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए एनर्जी हमने बताया, एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था, वो 1/2
आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो डिपेंड करेगा जिस स्पीड फ्लाई व्हील घूम रही है, ठीक। तो किसी भी फ्लाई व्हील की एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सीधे सीधे डिपेंड कर रही है आई पे, किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे क्या होता है, ये होता है यम इंटू के स्क्वायर होता है, ठीक। यम उसका मास है, मास भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो सिर्फ क्या बचा, के, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सीधा सीधा ऐसा समझिए कि जिस व्हील का रेडियस ऑफ गायरेशन अधिक होगा वो फ्लाई व्हील के लिए उतनी ही अच्छी होगी। जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा वो व्हील क्या होगी, उसकी व्हील फ्लाई व्हील के लिए उतनी ही कम खराब, मतलब उतनी ही कम कारगर सिद्ध होगी। तो इन्होंने देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है प्लेन सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, डबल कोनिकल, ठीक, ये मतलब प्लेन सर्कुलर डिस्क की सिर्फ एक डिस्क बना दीजिए सर, ठीक। डबल कोनिकल डिस्क थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द पेरिफेरी, मतलब इस प्रकार की फ्लाई व्हील जो यहाँ पे मोटी है इस प्रकार से उसकी स्प्रोकेट है, मतलब कोनिकल टाइप के हैं लेकिन बीच में मोटे हैं, किनारों पे पतले हैं, ठीक। इस तरह से चारों तरफ बने हुए इस तरह से। और दूसरा दिया है डबल कोनिकल डिस्क थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द पेरिफेरी, मतलब इस प्रकार से हैं। और उसकी स्प्रोकेट कैसे हैं, बीच में थिनर है और बाहर थिकर है, तो मतलब इस प्रकार से फैलते जा रहे हैं, जबकि इसमें कि इसके पहले वाले में सिकुड़ते हुए जा रहे हैं। तो इसका फ्लाई व्हील इस प्रकार मतलब फैलते हुए स्प्रोकेट है। चौथा दिया सर्कुलर रिंग विद स्पोक्स, सिर्फ एक सर्कुलर रिंग है और उसके बीच में से तीलियाँ लगी हुई हैं, ठीक, स्पोक्स। तो देखो 4 दिया है। तो इस चारों में देखिए सबसे अधिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इस व्हील का होता है, मतलब डबल कोनिकल डिस्क विथ थिनर एट द सेंटर में थिन हो, पतली हो, एंड थिकर एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी पे अधिक चौड़े हो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे अधिक होता है, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाए, क्यों, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे अधिक होगा उसी में एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और सबसे खराब डिस्क कौन सी होगी, इसके सभी बता दीजिए कि लोएस्ट होगी प्लेन सर्कुलर डिस्क विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। प्लेन सर्कुलर डिस्क विथ यूनिफॉर्म थिकनेस जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम हो जाता है, इसीलिए वो सबसे खराब फ्लाई व्हील होगी, ऐसे कहें कि सबसे उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे मिनिमम हो जाएगी। तो आपको ये सवाल याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ फ्लाई व्हील द सेफ स्ट्रेस इज 25.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन्होंने दिया है, ओके, एंड द डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पेरिफेरल वेलोसिटी। अभी मैंने आपको इस बताया सीधे पेरिफेरल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ऑफ पेरिफेरी इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दे रखी 25.2 और डेंसिटी दिया उन्होंने 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसको रख के सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा, सिग्मा की वैल्यू ये है और डेंसिटी की वैल्यू है। बस आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो रखना है इसमें यूनिट का। तो हो जाएगा 25 दिया है तो 25.2 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये किस में बदल जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डिवाइड बाई डेंसिटी क्या है, 7 ग्राम में दिया है ना, तो 7 ग्राम दिया है तो इसको पहले किस में हम लोग SI यूनिट में तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार क्या दिया है कि रात में नीचे सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब को भी हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो 10⁻⁻ कितना, -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अब पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें 10⁻6 + 6, ठीक, मल्टी सॉल्व कर दीजिए तो इसमें v की वैल्यू आ जाएगी, 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक। तो इसमें सीधा सीधा आपको फार्मूला जो याद रखना था वो क्या याद रखना था, v = अंडर रूट सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ ए इंजन वेरीज फ्रॉम 390 and 410 RPM in a cycle of operation, the coefficient of fluctuation of speed will be,
कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन्होंने पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मैंने आपको फार्मूला बताया था। इसमें देखिए ये एन मिनिमम दे रखा है 390 और एन मैक्स दे रखा है इन्होंने 410 दे रखा है। तो सबसे पहले एन मीन निकाल लीजिए। तो एन मीन क्या हो जाएगा, एन मीन बराबर हो जाएगा एन मैक्स प्लस एन मीन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो कितना है 390 प्लस 410 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो अब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय एन मीन। या ठीक, तो एन मैक्स कितना दिया हुआ है, एन मैक्स 410 दे रखा है, एन मीन कितना दिया हुआ 390 दिया है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 400। एन मीन हम लोग निकाल ही लिया, तो इसको सॉल्व कर दी तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा 0.05। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी इसको परसेंटेज में लिखने भी आसान लिखा रहता है, तो क्या परसेंटेज कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्लाईव्हील इन अ रोटेटिंग सिस्टम स्मूथेंस। ठीक, इन्होंने कहा है कि फ्लाईव्हील को अगर हम लोग किसी सिस्टम में लगा देते तो वो किस चीज़ को स्मूथ करता है, मतलब किस चीज़ को स्मूथ करने का प्रयास करता है। द बेंडिंग मोमेंट ऑन द रोटेटिंग shaft, the twisting moment of the shaft, the bending stress on the shaft, the axial force along the shaft। तो मैंने क्या बताया था, बेंडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट है, टर्निंग मोमेंट को ही के लिए ही लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट समझिए क्या होता है, ऐसा शाफ्ट होता है वो अपने स्थान से बेंड हो रहा हो, तो उसको बेंड करने के लिए क्या किया, तो उसको बेंड करने के लिए को रोकने के लिए सपोर्टर्स लगाए जाते हैं। बीच बीच में हम लोग उसको सपोर्ट देते हुए या उस जगह पे बियरिंग लगाते हुए सपोर्ट दे देते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए क्या है, स्मूथन करने के लिए फ्लाईव्हील लगाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, शाफ्ट की बेंडिंग स्ट्रेस के लिए बेंडिंग मोमेंट कम हो जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी कम हो जाएगी, तो वही सपोर्टर्स की द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सियल फोर्स अलोंग द शाफ्ट, एक्सियल फोर्स मतलब टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको सही करने के लिए। तो नहीं, फ्लाईव्हील का प्रयोग क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है, यानी इसे कोई स्मूथ करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, flywheel absorb energy during those period of the crank variation at rotation when। ठीक, इन्होंने कहा है कि यह एनर्जी कब स्टोर करता है। तो देखिए सीधा सीधा आप याद रखिए कि फ्लाई व्हील का काम क्या होता है। फ्लाई व्हील का काम देखिए क्या होता है कि स्पीड के फ्लक्चुएशन को कम करना है। ठीक, इस क्या है, फ्लाई व्हील जो है कि ये स्पीड के फ्लक्चुएशन को कम करता है, यानी टर्निंग मूवमेंट को स्मूथ करके फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करता है। ये कभी कांस्टेंट स्पीड नहीं बनाता है। नंबर 1 याद रखिए कि क्या है, फ्लाई व्हील क्या है, नेवर, फ्लाई व्हील क्या डस नॉट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ये कभी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन नहीं करता है, केवल स्पीड के फ्लक्चुएशन को कम करता है। नंबर 2, ये कभी भी क्या कहते हैं बेयरिंग लोड, मतलब लोड परिवर्तित हो रहा है तो उसके अनुसार स्पीड को कंट्रोल भी नहीं करता है। ठीक, तो इसका काम स्पीड को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ इसका काम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करना है। ठीक, तो अब ये क्या करता है, फ्लाईव्हील काम कैसे करता है, फ्लाईव्हील काम करता है जब स्पीड या ट्विस्टिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, यानी जब पॉजिटिव में होता है तब ये एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, और जब टर्निंग मोमेंट नेगेटिव में होता है तब ये इसको रिलीज़ करता है, तब एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो एनर्जी जब पॉजिटिव में होगी तब एब्जॉर्व कर लेगा, और जब नेगेटिव में होगी तो उस वक्त इसको रिलीज़ करता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर, द ट्विस्टिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन द रजिस्टिंग मोमेंट। हाँ, जब ट्विस्टिंग मोमेंट रजिस्टिंग मोमेंट से ज़्यादा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं, तो उसी समय एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। द ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू रेसिस्टिंग मोमेंट, जब दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं तब ये ना तो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है ना तो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तीसरा, द ट्विस्टिंग मोमेंट इज लेस देन द रजिस्टिंग मोमेंट, तो इस समय ये एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। द लोड ऑन द इंजन फॉल, जब इंजन पे लोड कम हो जा रहा है तो उस समय उसका इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक, फ्लाई व्हील का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील इज, फ्लाई व्हील का मुख्य कार्य क्या है? टू लिमिट द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल। ये क्या है? पहला क्वेश्चन आंसर इसका सही हो गया कि ये क्या करता है, फ्लक्चुएशन की स्पीड को लिमिट में करता है, उसी लिमिट में रखता है, मतलब उसी को कम करता है, मतलब उस लिमिट में ले आता है ताकि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अधिक ना हो। दूसरा दिया है टू एब्सॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्रैंक रोटेशन व्हेन टर्निंग मोमेंट इज लेस देन द रजिस्टिंग मोमेंट। तो ये दूसरा तो कथन ही गलत है, ठीक, कि वो एनर्जी को क्या एब्जॉर्व करता है जब रजिस्टिंग मोमेंट से टर्निंग मोमेंट कम होता है, उस वक्त तो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, ठीक, तो कथन ही गलत। तीसरा टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस। तो नंबर 1 ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करता है, ये बात ही गलत हो गई। तीसरा टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट अपने स्पीड से घूमती है, क्योंकि वो जहाँ से भी पावर ले रही होगी वहाँ से वो उस पावर के हिसाब से घूमती है, ठीक, तो ये क्या है, उसकी क्रैंक शाफ्ट की स्पीड में कोई वेरिएशन करने के प्रयास नहीं करता, सिर्फ उसकी फ्लक्चुएशन को कम करता है, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है if the radius is doubled and the speed is reduced to half of its original value the centrifugal force will become। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है। तो इन्होंने कहा इफ़ द रेडियस इज डबल्ड, मतलब r को 2r कर दिया है इन्होंने, r को क्या कर दिया है? 2r कर दिया है, ठीक, एंड द स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब ओमेगा को क्या कर दिया? ओमेगा बाई 2 कर दिया है। देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी, इस अवस्था में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? तो हम इसमें रख देते, यम तो सेम है, r को 2 कर देते तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक, 2r, ठीक, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग हाफ कर देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड, तो 2 बाटे हैं, 2 दूनी 4, 2 से तो कितना हो जाएगा? ये बचेगा आपके 1/2 यम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? पहले का आधा हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.5 टाइम ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो इस सवाल में जो आपको मेन चीज़ सीखना था वो क्या सीखना था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? यम आर ओमेगा स्क्वायर, यही इसका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सर फ्लाई व्हील के क्वेश्चन। फ्लाई व्हील एक बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक, एक आध क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने लगभग सारे तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसके फार्मूले आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके फार्मूले से क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के दिए होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको और भी सवाल सॉल्व कराता रहूँगा, नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप अन्य क्वेश्चन सीरीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आज क्लिक करके बाकी क्वेश्चन सीरीज़ देख सकते हैं। यदि आपको यूपीआर की लाइफ स्टाइल, HRA ट्रेनिंग, इन सब से संबंधित वीडियोस भी देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जा करके आप उस लिंक में देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।